हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ लेकर के आज का सेशन जीएस पार्ट 2, जो आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन भी छात्रों का यूपीपीसीएस, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, सीटेट, टेट, जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सभी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की सीरीज में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हर किसी के लिए आज का टारगेट है कि इन 30 क्वेश्चंस में से मिनिमम 20 to 25 आपका टारगेट है कि जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आउट ऑफ 30, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आप जानते होंगे, ऑप्शन है माइकल फैराडे, बैकुरल, विलियम पार्किन, वोल्टा। 4 ऑप्शन हैं, गेस कर लिया होगा आपने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, जो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश वर्ष तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष तुल्य होता है। अभी पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश वर्ष के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रकाश वर्ष आपका क्या होता है? यह एक दूरी का बड़ा मात्रक होता है, लंबाई का एक बड़ा मात्रक होता है। और कल हमने आपको डिस्कस किया था कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। बट यहाँ पे ऑप्शन आपको मीटर में 12 मीटर दिया हुआ, किलोमीटर में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके तुल्य होगा? 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर के तुल्य होगा। अगर मीटर में पूछता ये ऑप्शन में, तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना क्या कहलाता है? संघनन अपक्रिया है, बहुलकीकरण अपक्रिया है, वाष्पन अपक्रिया है, स्फोटन अपक्रिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनने की जो क्रिया है आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाती है? बहुलकीकरण अपक्रिया कहलाती है। किस प्रकार की अपक्रिया है आपका? ये एक बहुलकीकरण अपक्रिया है। ठीक है, तो याद रखना, एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है? एक बहुलकीकरण अपक्रिया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़का ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर बर्थ पर बैठा है, जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। लड़का अपने से ठीक नीचे बैठे अपने भाई के खुले हाथ पर ऊपर से सेब गिराता है, तो सेब गिरेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप ऊपर वाले बर्थ पे हो और ऊपर वाली बर्थ से आप कोई चीज़ गिरा रहे हो, नीचे आपका कोई भी फ्रेंड बैठा हुआ है, तो वो जो ऊपर से आप चीज़ें गिरा रहे हो, वो नीचे जो बैठा हुआ आपका फ्रेंड है उसके हाथ में ऊपर से सेब गिरता है। किस डायरेक्शन में? पहला ऑप्शन आपका है उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन चलने की दिशा में, उसके भाई के हाथ कुछ देर ट्रेन चलने के विपरीत दिशा में, ठीक उसके भाई के हाथ में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा? गेस करिए। कि एक लड़का ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर वाली बर्थ पर बैठा हुआ है, जो कि एक स्टेशन पर रुकने वाली है। गाड़ी क्या है? रुकने वाली है। तो जब गाड़ी रुकने एक समान चाल से चलता तो उसके हाथ में गिरता, गाड़ी रुकने वाली है। एक चीज़ ध्यान देना, जब रुकने वाली होगी तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके भाई के हाथ में कुछ दूर ट्रेन चलने की दिशा में गिरेगा। याद रखना, सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, उसके भाई के हाथ में ट्रेन चलने की दिशा में वो ऑब्जेक्ट गिरेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या कहलाता है? रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऊर्जा का संरक्षण नियम यहाँ पे लगेगा आपका, कोणीय संवेग का संरक्षण लगेगा, रेखीय संवेग का संरक्षण, या द्रव्यमान का संरक्षण। जल्दी से बताइए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर उड़ता है? रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा रॉकेट उड़ने का सिद्धांत आपका क्या है? रॉकेट के उड़ने का जो सिद्धांत है वो आपका क्या? रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपका रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में जी, सॉरी माफ करिएगा, स्मॉल जी नहीं, यहाँ पे कैपिटल जी होना चाहिए। आप जानते हो इस कैपिटल जी आपका क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और स्मॉल जी क्या इंडिकेट करता है आपका? गुरुत्वीय त्वरण इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? गुरुत्वीय
त्वरण, और स्मॉल जी की वैल्यू आपने पता होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो गलत हो गया था, यहाँ पे आपका स्मॉल जी ना होकर के क्या होगा आपका कैपिटल जी। तो एमकेएस पद्धति में कैपिटल जी का मान होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर में। ठीक है, तो ऑप्शन है, देख रहे हो आप, चार ऑप्शन लिखा हुआ है, 667 इंटू 10⁻11, 66.7 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11, 0.667 इंटू 10⁻11, 4 ऑप्शन हैं। तो आपने याद किया होगा, पता है कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो जिसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 6.67 इंटू 10⁻11, ये कैपिटल जी का मान होता है। और ये मान हमेशा क्या होता है, एक फिक्स होता है, एक नियत वैल्यू होती है, एक नियतांक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर पूछा जाता है, कैपिटल जी फिक्स होता है, स्मॉल जी फिक्स नहीं होता, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान घटता और बढ़ता रहता है। स्मॉल जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, कैपिटल जी की वैल्यू आपका क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। अगर हाँ इस पर मात्रक की बात पूछ ले रहा है कि कैपिटल जी का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मात्रक लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्या रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैपिटल जी का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, किसकी मात्रा अधिक होती है, आयरन की मात्रा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री जल में का प्रमुख लवण है, समुद्री जल में प्रमुख लवण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट CSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो प्रमुख लवण है जो अधिकतम पे पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, जो कि साधारण नमक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा NaCl। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है, वायुमंडल में हमारे सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में आपका क्या होगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ओजोन आप जानते हो जो कि हमारा जो है पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अयस्क प्रगलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अयस्क प्रगलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको अपचयित करना, ऑक्सीकृत करना, ठीक है, मिश्र धातु प्राप्त करना और वाष्पशील मल को हटाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क जो हमारा जो खुदाई करके जो खनिजों से हमें अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है, तो उससे उसको जो हम प्रगलन करते हैं, प्रगलन का मतलब उसको भट्टी में रख करके गर्म करते हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, उसको अपचयित करना होता है। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य अपचयित करना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अयस्क का मुख्य उद्देश्य उसको अपचयित करना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो कार्नेलाइट किसका अयस्क हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का। क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, मीटरिंग स्केल पे अगर वायुमंडल का दाब अचानक गिर जाता है तो क्या इंडिकेट करता है, शीतलहर की संभावना, वर्षा की संभावना, तूफान की, स्वच्छ मौसम की। अचानक से गिर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या आने वाला, कोई तूफान आने वाला है। तो अगर वायुमंडल दाब अचानक से नीचे गिरता है तो क्या इंडिकेट करता है, किसी तूफान के बारे में इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्वरनाशक के लिए प्रयुक्त होता है, ज्वरनाशक के लिए प्रयुक्त होता है फिनाइलेफ्थलीन, सेवलान, एस्प्रिन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आप जान रहे हैं फिनाइलेफ्थलीन, सेवलॉन, क्लोरोफॉर्म, एस्प्रिन। तो ज्वरनाशक के लिए क्या प्रयुक्त होगा आपका एस्प्रिन, ज्वरनाशक के लिए हम क्या देते हैं एस्प्रिन देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा एस्प्रिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, क्लोरोएम्फेनिकॉल, सभी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी। ये सारे के सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, पेनिसिलिन, ये सारे के सारे आपके क्या एंटीबायोटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, किसने ज्ञात किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत करने वाले, जल्दी से गेस करिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश को सर्वप्रथम किसने बताया था, रदरफोर्ड, रूटगेन, मिल्कॉन, जे टॉमसन। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट किस पे लेके जा रहे हैं जे टॉमसन, बट ये आपका गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा मिल्कॉन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश को किसने बताया था, मिल्कॉन ने बताया था, लेकिन इसको नाम किसने दिया था जे टॉमसन ने दिया था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्कॉन।
इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विसर्जक नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन होता है। जो विसर्जन नलिका है उसके अंदर विद्युत विसर्जन होता है। कैसा होता है, बहुत कम दाब पर, बहुत कम ताप पर, अधिक ताप पर, उच्च दाब पर। तो जल्दी बताइए कि विसर्जक नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन होता है अधिक दाब पर, कम दाब पर, उच्च दाब पर, कम ताप पर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बहुत कम दाब पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विद्युत विसर्जन नलिका में, विद्युत विसर्जन के अंदर जो विसर्जन नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन क्या होता है, बहुत कम दाब पर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं न्यूट्रॉनों का प्रवाह, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, विद्युत चुंबकीय तरंगें और आवेश कणों का प्रवाह। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है आपका, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या कहलाती हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहलाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कैथोड किरणों किसके समान होती हैं, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें। करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैथोड किरणें किसके समान होती हैं। तो जी हाँ, बीटा किरणों के समान होती हैं। कैथोड किरणों पे बीटा किरणों के समान होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक कम होता है, या प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक अधिक होता है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब आपके बारे में बताओ। फ्यूज तार जो होता है इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे ही हमारे पास वोल्टेज सप्लाई अधिक होती है तो फ्यूज तार मेल्ट हो जाता है, जिससे कि सप्लाई है वो कट हो जाती है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए जलने से बच जाते हैं। तो तार का कट होना जाहिर सी मतलब तार गल जाता है। तो कब होगा, जब प्रतिरोध कम होगा या अधिक होगा। तो प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। जब प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, ठीक है, तो क्या होगा आपका कि जो है तार कट हो जाएगा, सप्लाई आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्यूज तार हमारा लेड और टिन के मिश्रण से बना हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है फ्यूज तार किसका बना होता है, तो एक आपका मिश्र धातु होता है जो लेड और टिन के मिश्रण, जिसका गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध अधिक होगा और गलनांक क्या होगा, कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, अभी कल हमने इसको डिस्कस किया था, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। तो इसका मात्रक आपका क्या होता है, वाट होता है। वाट होता है, जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, और जूल प्रति सेकंड होता है, और इसके बाद में वोल्ट पर एम्पियर हो सकता है। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर जो है, और ओम हो सकता है। ठीक है, और इसको एक और बोलते हैं हॉर्स पावर। सामर्थ्य का एक और मात्रक होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो डिफरेंट मात्रक हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखना, विद्युत शक्ति का मात्रक यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वाट हो सकता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर हो सकता है आपका। ठीक है, HP हॉर्स पावर हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। शॉर्ट फॉर्म में आप POP, जो आपके घरों में लगे होते हैं POP, डेकोरेटिंग के लिए आप यूज़ करते हो, स्टैचू वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हो। तो उस POP का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर इसके रासायनिक नाम की बात किया जाए तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, और रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विरंजक चूर्ण को, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे इंग्लिश क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, विरंजक चूर्ण को अगर हम यहाँ पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी अगर हम फार्मूले की बात कर लें तो क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात क्या दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है। तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, CaOCl2। ठीक है, और जब इसे गर्म करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। विरंजक चूर्ण का प्रयोग बेसिकली रंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कपड़ों आदि के रंग उड़ाने के लिए, पेपर आदि के रंग उड़ाने के लिए विरंजक
रंजक बी रंजक, आप जो बी प्लस रंजक मतलब कि वी मतलब रंजक का मतलब रंग उड़ाना, तो विरंजक चूर्ण का मतलब रंग उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है आरएनए द्वारा, डीएनए द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, राइबोसोम द्वारा। तो आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है आपका, डीएनए आपका आनुवंशिकी के बारे में होता है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आरएनए के द्वारा, जो इसे हम आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, सब्जियों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है, सब्जियों की खेती करने के बारे में हम क्या कहते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। याद रखिए, कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जी हाँ, कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डार्विन व मेंडल, लेमार्क एवं डार्विन, स्लीडेन व शॉन, डी ब्राउस एवं अरस्तु। तो आप जान लो डार्विन और मेंडल तो होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो है डार्विनवाद और मेंडलवाद आपका अलग मटर के पौधे पे किया था, लेमार्क और डार्विन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, स्लीडेन एवं शॉन ने इसके कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कोशिका, ठीक है, जो सबसे जीवन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इकाई है आपकी, न्यूनतम इकाई मानी जा सकती है जीवन की, और इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान, लेमार्क। तो अभी हमने कहा लेमार्किज्म होगा नहीं, इन्होंने जो है हमारा जो विकास का चैप्टर था उस पर इन्होंने डिस्कस किया था। स्वान अभी हमने कहा सिद्धांत पे थे। रॉबर्ट ब्राउन, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की। तो केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम ऐसी सीरीज़ के साथ डेली आते रहेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और एकदम एग्जाम को धुआं कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी डिस्कस करिए, जल्दी टिक करिए, कौन सा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, मकोए, सूरजमुखी, रेफ्लिसिया, साइकस। जी हाँ, क्या जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रेफ्लिसिया सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के कोशिका के अंदर सूचनाओं का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, आरएनए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, मानव रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, जी हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा अंडा भी होता है, सबसे बड़ी कोशिका भी इसी की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सांप का जहर क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सांप का जहर क्या है, प्रोटीन है, क्षार है, अम्ल है, लवण है। जी हाँ, सांप का जहर क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है आपका, प्रोटीन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी, न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी, वाटसन, क्रिक, स्लीडेन, मिशर। देखिए बार बार हमने कहा, अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। वाटसन एवं क्रिक के बारे में आपने सुना होगा, डीएनए का संरचना बताया था इन्होंने। स्लीडेन, अभी हमने कहा स्लीडेन ने क्या किया था, स्लीडेन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। क्रिक, वाटसन एवं क्रिक डीएनए से रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या बच रहा है आपका, मिसर। जी हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी, मिसर ने की थी। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत अच्छे चल रहे बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन है आपका, सही क्या हो जाएगा आपका, मिसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी। जी हाँ, अभी हमने लिया, रॉबर्ट ब्राउन किससे संबंधित है, केंद्रिका से, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक, इसका सही आंसर क्या जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रदर्शित किया था, बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। जी हाँ बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं सामान्य विज्ञान का, जो अक्सर एग्जाम में
पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यूपी पीसीएस पेट, वीडियो, टेट, सीटेट, एसएससी, यूपीडब्ल्यूएससी, जहाँ पे भी सामान्य विज्ञान की बात होगी तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और आप अच्छे से पढ़ते रखिए, ठीक है। और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है। ओके बेटा, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।